first question, or the very first question is, the following is the distance time table or graph of an object in motion. ये हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है. ये ग्राफ एक्चुअली हम बना सकते हैं, बट इन्होंने ग्राफ बना के नहीं दिया, एक टेबल दे दिया, डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. सो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए और बी. व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ आउट द एक्सलरेशन इफ इट्स कांस्टेंट और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और ज़ीरो. जो एक्सलरेशन है इस टेबल के अनुसार एक किसी ऑब्जेक्ट की, क्या वो कांस्टेंट है, क्या वो इंक्रीज़ हो रही है, क्या वो डिक्रीज़ हो रही है, या फिर जीरो है. बताइए, ये बताइए सर. इंक्रीजिंग. इंक्रीजेस कैसे कह सकते हैं सर इक्वल उससे नहीं हो रही क्योंकि कांस्टेंट नहीं है. ये कहने का Yes, अर्थ है आपका कि कांस्टेंट नहीं है, है यस ना. सर. इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि इक्वल इंटरवल के हिसाब से चल नहीं रहा, ये उससे ज़्यादा आगे चल रहा है. यस सर. ठीक है. और डिक्रीज़ तो हो नहीं रहा क्योंकि बढ़ रहा है, तो डिक्रीज़ नहीं हो रहा. यस सर. और ज़ीरो तब कांस्टेंट और ज़ीरो कब आएगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो कब आएगा, जब चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो नहीं होगा, तभी तो Yes. एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा, है ना. तो इंक्रीज़ हो रही है, इसके लिए ना हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम दिखा पाएँ कि ये कैलकुलेट करके कैसे एक्सेलरेशन वाकई में बढ़ रही है. हाँ, तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन होती हैं, आपको पता है ना वो तीन इक्वेशन. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और एक थर्ड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये होती है ना. Yes. किस इक्वेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं, हमें गिवन दिया है टाइम, हमें गिवन दिया है डिस्टेंस, और क्या चीज़ें गिवन दी गई है. हम यहाँ पे u ज़ीरो ले सकते हैं, u ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ले सकते हैं. क्यों ले सकते हैं ज़ीरो, क्योंकि टाइम ज़ीरो पे डिस्टेंस ज़ीरो है, यानी व्हीकल जो है अभी स्टार्ट नहीं किया, और जब स्टार्ट Yes. नहीं किया तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है. अभी स्टार्ट नहीं किया तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है. अब इसके अंदर हम कौन से फॉर्मूले, कौन से इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बताइए कौन से इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सर थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Yes. इसका इस्तेमाल अगर हम करें तो मैं पहले इसको ऐसे लिख दूं, s इज इक्वल टू ज़ीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये तो ज़ीरो हो जाएगा हमारा, है ना. बचेगा क्या, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर मैंने a कैलकुलेट कर लिया इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2s बाय टी स्क्वायर, यही आएगा. यस सर. 2s बाई टी स्क्वायर. अगर मैं इसके अंदर सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ तो a कितना आएगा, इसको सॉल्व करता हूँ तो a कितना आएगा, 2s 2 इंटू ज़ीरो बाय टी स्क्वायर, ज़ीरो का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ज़ीरो. अगर a इस वाले के लिए सॉल्व करता हूँ, सेकंड वाले के लिए, तो कितना होगा, 2 इंटू डिस्टेंस 1 बाय 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 2. फिर थर्ड वाले के लिए करते हैं सॉल्व. थर्ड वाले के लिए a इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस इज़ 8, और यहाँ पर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा, ये 4. 2 से 2 हो गया, ये 4 से 4 हो गया, Yes. तो ये 4 हो गया. सेम ऐसे ही इस केस में जो आपका डिस्टेंस है वो आ रहा है 0, फिर यहाँ आ रहा है 2, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14. यह आपका एक्सलरेशन आ रहा है जो इस तरीके से बढ़ रहा है.
तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम सर इसका आंसर क्या कांस्टेंट है लिखेंगे? फिर तो। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। सर ये कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट कहाँ है, देखो बढ़ रहा है ना, 0 2 4 6 8 10 12 यस सर, यस सर। 14। फिर मुझे लगा एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट उससे बढ़ रहा है ना, जैसे 0 से 2, 2 से 4। हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो आप इससे क्या पता कर सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखो F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। इसका मतलब क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। if a increases then F also increases। I am right, is it right? क्या मैं सही हूँ? यस सर। If A increases then F also increases। तो A इंक्रीज हो रहा है तो F भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विथ टाइम। ओके, इज इट ओके फॉर बोथ ऑफ यू? दोनों के लिए सही यस है? सात्विक, अर्नव, सर। क्लियर है? दोनों के लिए समझ में आ रहा है? इस ग्राफ से पहले हमने एक्सेलरेशन निकाली, फिर एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमने बताया कि ये टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। यस सर। अगला क्वेश्चन, 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road। दो लोग हैं, यहाँ पर, और वो एक लेवल रोड पे मोटर कार को जो कि 1200 किलो का है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेवल रोड पे पुश कर पा रहे हैं, खींच पा रहे हैं उसको। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 person टू प्रोड्यूस एन एक्सलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में क्या है, दो लोग हैं, 2 people। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, a इक्वल टू 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब a इक्वल टू 0। यस सर। और सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या है, अब 3 लोग हो गए, मतलब एक आदमी और आ गया, ठीक है। अब एक्सलरेशन जो हो गई वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। एक्सलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। अब क्वेश्चन ये पूछता है विथ व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। अब किस फोर्स से वो पर्सन पुश कर रहे हैं मोटर कार को पुश कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब फोर्स पूछा गया है हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति का। तो हम मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि let each person apply force is equal to F यूनिट का फोर्स हर व्यक्ति लगा रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या है, 2F लगा फोर्स, 2F लगा फोर्स, दो लोग लगा रहे हैं तो फोर्स लगा 2, लेकिन एक्सलरेशन 0 है। एक्सलरेशन 0 का मतलब क्या है, एक्सलरेशन मान लीजिए ये चीज़ है हमारे पास और इसको हम ऐसे धक्का दे रहे हैं और यहाँ पर एक्सलरेशन 0 आ रहा है, यहाँ हम इसको पुश कर रहे हैं मूव तो नहीं करेगी ये। एक्सलरेशन 0 का मतलब क्या है कि ये रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रह गई। इस केस में क्या है, मैनेज टू पुश अ कार, मोटर कार को ये पुश कर रहे हैं लेकिन एक्सलरेशन 0 है, मतलब मूव नहीं कर रही। मूव नहीं करने का मतलब क्या है, ये किसके बराबर होगा, मूव नहीं किया 0 0। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा।
फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा और जो 0 के बराबर होगा, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा जो 0 के बराबर होगा। अब 3 लोग धक्का लगा रहे हैं, 3 लोग धक्का लगा रहे हैं, 3F, 3 लोग धक्का लगा रहे हैं, 3F, 3 पीपल आर पुशिंग द। अब इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन कितनी हो रही है, एक्सेलरेशन आ रही है आपकी 0.2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आ रही है 0.2 मीटर पर सेकेंड। किसकी आ रही है ये एक्सेलरेशन, जब 3 लोग लगा रहे हैं तो फिर एक्सेलरेशन आ रही है ना, 3 लोग लगा रहे हैं तो फिर एक्सेलरेशन आ रही है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना। जब 2 लोग लगा रहे थे तो एक्सेलरेशन 0 थी, और जब 3 लोग लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। तो ये एक्सेलरेशन किसकी हुई, पहले व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की, तीसरे व्यक्ति की? सर तीसरे की। तीसरे की हुई ना, यस सर। तीसरे की हुई। तो अगर इसमें से हम -2F करें तो एक व्यक्ति का फोर्स आ जाएगा, और Yes, इस sir. जब ये फोर्स आ रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। ये एक व्यक्ति और जुड़ गया तो अब एक्सेलरेशन इतने आ रही है, ठीक है। इस Yes, केस sir. में एक्सेलरेशन इतनी है, तो फोर्स कितनी होगी, तो फोर्स कितनी होगी बताओ, फोर्स कितनी आएगी फिर इसके बाद। अब जब एक्सेलरेशन इतनी है तो F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इज ऑलरेडी गिवन देयर 1200 kg इनटू एक्सेलरेशन 0.2। तो 0.2 के लिए मैंने इसको यहाँ कर दिया 10, 10 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा आंसर, 240 न्यूटन। न्यूटन, यस। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। सात्विक समझ में आ रहा है? Yes, sir. आप नोट कर रहे हैं इसको? Yes, sir. चलिए आगे करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन है बट यहाँ पर ये ब्लिंक नहीं कर रहा, पता नहीं इसको। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, नो सर, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा ना, जबकि ये साइड फॉर्मेट में दिख रहा है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। एक हैमर है जिसका मास है 500 ग्राम, ठीक है, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ नेल, एक नेल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर। अब नेल ने क्या किया, इस हैमर को स्टॉप कर दिया, टाइम लगाया उसने 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर, नेल ऑन द हैमर, फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर क्या होगा, क्या होगा फोर्स। हैमर है जिसका मास है 500 ग्राम, वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आके स्ट्राइक करता है एक नेल को 0.01 सेकंड में और स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो नेल ने उस हैमर के ऊपर कितना फोर्स लगाया उसको स्टॉप करने के लिए, ये क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी में लिखा होगा, आप साथ बैठे होंगे एनसीईआरटी के, तो ये क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ें गिवन है।
सबसे पहले हैमर का अगर हम लिखें तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हैमर। उसके बाद बल 0। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ये भी दे रखा है। मास दे रखा है हमें 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब 0.5 kg। ओके, टाइम हमें दे रखा है 0.01 सेकेंड। फोर्स हमें निकालना है, फोर्स हमें निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन। हमें एक्सलरेशन के लिए इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस वाले इक्वेशन से हमारा काम हो सकता है ना, इस वाले इक्वेशन से हमारा काम हो सकता है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। F यानी फोर्स क्या होगा, मास 0.5 इंटू वी माइनस यू बाई टी, वी इज 0 माइनस यू 50 अपॉन टी, टी इज 0.01। ओके, तो ये हो गया 0.5 इंटू 50, माइनस साइन यहाँ आ गया, और 0.01 का 1 यहाँ आ गया, और इंटू 100 यहाँ आ गया। ओके, ये इधर कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आ गया नीचे 10, तो 10 10 सा 100 यहाँ आ गया। तो कितना आएगा, 5 5 सा 25, 00 माइनस न्यूटन। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? सर एक मिनट सर, एक सॉल्व करना। हाँ, सॉल्व करो। यस सर, ठीक है। 0.5 इंटू 50 इंटू 100 मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया, आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले ए को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट टाइम उतना ही लगेगा, टाइम उतना ही लगेगा ए को कैलकुलेट करने के बाद के समय। हमें यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। u हमें मिला हुआ है v m t, और f हमें फाइंड करना था, तो f हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। और हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल एंड देन स्टॉप इन 0.01 सेकेंड। फाइंड द फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर्स। हैमर के ऊपर फोर्स कितनी लगाई गई नेल के द्वारा। चलें आगे चलें। सात्विक, आर यू रेडी? हैव डन? सर एक डाउट है, बताइए। सर इसमें तो हमें एक्सेलरेशन नहीं मिल रही, तो आते फोर्स कैसे ऐसे लगती है? एक्सलेशन का ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या इसको a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। मोशन वाले चैप्टर से हमने ये पढ़ा हुआ है, यस सर। मोशन वाले चैप्टर से हमने पढ़ा हुआ है, मोशन वाले चैप्टर से हमने ये पढ़ा हुआ है इक्वेशन। उससे मैंने एक्सलरेशन यहाँ पर पुट कर दी, इसकी जगह पे एक्सलरेशन पुट कर दी। ओ, और ये जो नेगेटिव साइन लेना है, या ये जो साइन कन्वेंशन है ना, ये इस मोशन वाले चैप्टर में ही मैंने बताई हुई है कि कब हमें नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, और कब एक्सलरेशन बढ़ेगी या घटेगी। क्योंकि फर्स्ट मोड यानी फर्स्ट टाइम एक्सलरेशन हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यस सर। Fourth question. A motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. एक मोटर कार है जिसका मास है 1200 kg, 1200 kg, ठीक है। मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब शुरुआती होगी ये 90 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल होगी 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। देखो,
A motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. Its velocity is slowed down. हमने ब्रेक अप्लाई किया और वेलोसिटी को हमने कम किया 18 किलोमीटर पर आवर पे इन 4 सेकेंड्स बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स. ब्रेक अप्लाई किया या फिर एक्सटर्नल फोर्स लगी, हवा बहुत तेज़ चली आगे से और वो 18 किलोमीटर पर आवर पे मूव करने लग गया. देन कैलकुलेट द एक्सलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एक्सलरेशन. वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सलरेशन. देन चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम को हम कहते हैं डेल्टा पी. डेल्टा पी कहते हैं चेंज इन मोमेंटम. ओके. देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. इसके बाद हमें फोर्स भी फाइंड आउट करनी है कि कितनी फोर्स लग रही है. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट में दे रखा है. 90 किलोमीटर पर आवर को हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. तो स्टैंडर्ड यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे 90 किलोमीटर पर आवर को? मैंने एक ट्रिक बताई थी, मैंने एक सॉल्व करके बताया हुआ है पहले से. 5/18. इसको 5/18 से इंटू करेंगे. Yes, 5/18 से तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड. 18 5 सा. ओके. इसको भी 5/18 से इंटू करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हमारा सेकेंड्स में दे रखा है और हमें अब एक्सलरेशन निकालना है. तो एक्सलरेशन के लिए हमें हमारे पास इक्वेशन कौन सी है? Sir, v minus u by v t. माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए. ये वाली एक्सलरेशन की इक्वेशन से निकालेंगे. हम लिखेंगे a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. तो यहाँ पर v माइनस यू क्या होगा? v माइनस यू 5 माइनस 25 बाय 4 सेकेंड. तो कितना होगा 5 माइनस 25? -20. माइनस 20 बाय 4 तो हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमने एक्सलरेशन फाइंड आउट कर लिया. अब हमें डेल्टा पी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? डेल्टा पी किसके बराबर होगा? P2 माइनस P1. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम यही होगा ना? Yes. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम इज व्हाट? mv माइनस mu. तो m को मैं इधर लिख लेता हूँ और v माइनस u को यहाँ लिख लेता हूँ. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी. No, sir. m इज़ 1200 और v माइनस u ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया है तो ये आ रहा -20. तो कितना हो जाएगा? Sir, -24,000. -24,000 क्या आएगा? यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यही तो आएगी ना? Yes, sir. यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगी. तो -24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. -24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. -24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये हमारा आएगा डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम. ये हमारा एक्सलरेशन हमने यहाँ फाइंड आउट किया. इसके बाद हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया डेल्टा पी. ओके, डेल्टा पी. अब हमें निकालना है फोर्स. व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स कैसे फाइंड आउट करें? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन. तो मास है हमारे पास 1200 और एक्सलरेशन है -5. तो कितना हो जाएगा? 12 5 जा 60 माइनस 6000 न्यूटन. आई एम राइट? Yes, sir. 12 5 जा 60 और 00 ये हो गया और -6000 न्यूटन. तो ये हमारा फोर्स कैलकुलेट हो गया. तो इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. हालांकि यहाँ पर एक्सलरेशन भी निकलवाया इन्होंने, फिर डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम भी निकलवाया और उसके बाद फोर्स भी निकलवाया. तो ये तीन चीज़ें एक साथ आ रही हैं यानी ये 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा. अगर पेपर में आया तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपका बन रहा है एक्सलरेशन डेल्टा पी और एफ के लिए.
ये 5 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है आपका, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें यहाँ चेंज भी करना है, यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड यूनिट्स में, उसके बाद फिर सॉल्व करना है। आप सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ? आपकी यस स्पीड, सर। हाँ आपकी स्पीड मेरे से ज़्यादा होगी, मैं इस पर पेन टैप पे कर रहा हूँ तो फिंगर इतनी बनते नहीं है इस पर। तो आगे करें, अब आगे चलें। यस सर। सर ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अ लार्ज ट्रक एंड अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v। सर अब ये देखो, क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है। आपकी बुक में नहीं है, यानी आपकी ओल्ड बुक होगी शायद। ओल्ड बुक या नई बुक का चक्कर है, एक आध क्वेश्चंस आगे पीछे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे कर लेते हैं। अ लार्ज ट्रक एंड अ कार बोथ मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v, मतलब ये ट्रक है और ये कार है, ये दोनों ही मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी के साथ, दोनों ही मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी के साथ। अब जो मूव कर रहे हैं तो ये v है क्या है, बताओ, ये पहले बताओ v है क्या? इनिशियल है, फाइनल है? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है? इनिशियल। हाँ, यहाँ पर ये इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी है दोनों की, इसका v और इसका भी v मीटर पर सेकंड और इसका भी v मीटर पर सेकंड। ओके, देन हैव अ हेड कोलिजन, उनके आपस में टकरा गए, वो दोनों टकरा गए। टकराने के बाद बोथ ऑफ देम कम टू हॉल्ट आफ्टर दैट, दोनों ही रुक गए। दोनों टकराने के बाद क्या हुआ? रुक गए। विद अ कोलिजन लास्ट इन 1 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है दोनों का, कोलिजन का टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। टाइम क्या दिया हुआ है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है, पहले ये बताओ कि ट्रक और कार में, यहाँ लिखा ना लार्ज ट्रक, लार्ज ट्रक में मास किसका होगा? ट्रक का ज़्यादा होगा, कार का ज़्यादा होगा? ट्रक का। ट्रक का मास ज़्यादा होगा तो मैं यहाँ कैपिटल M लिख रहा हूँ, और कार का कम होगा तो स्मॉल m लिख रहा हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन ये है, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, किस व्हीकल में ज़्यादा फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होगा? ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। सर क्योंकि मास का ज्यादा है तो कार पे ज्यादा होगा। फोर्स किससे निकाली जाती है? फोर्स निकाली जाती है मास इंटू मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन, और इसमें भी मास इंटू एक्सलरेशन, दोनों ही केस में। तो यहाँ पर थर्ड लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बोथ एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यही होगा ना? यस सर। बोथ एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से बोथ विल एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स, दोनों ही इक्वल फोर्स देखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम किस में आएगा? ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम किस में आएगा? अब मैं आपको बता रहा हूँ, इनिशियल मोमेंटम की बात करें और यहाँ पर फाइनल मोमेंटम की बात करें, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ट्रक का क्या होगा और कार का क्या होगा? ट्रक का और कार का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बताइए? सर mu। ट्रक का मास हमने ले रखा है कैपिटल M। यस सर, तो कैपिटल M एंड U। और v यहाँ पे गिवन है v। यस सर। v इज इनिशियल वेलोसिटी इस केस में, तो v यहाँ पर होगा और यहाँ पर स्मॉल m और v होगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू 0 और m इंटू 0, क्योंकि वो कॉलिजन होने के बाद रेस्ट में आ गए, हॉल्ट आफ्टर डैट। सात्विक, डू यू लिसनिंग क्लियरली? हेलो हेलो। यस सर, आई एम बैक सर, मैं वॉशरूम गया था अभी, सॉरी सर। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट करूँ? सर मैंने बी पार्ट मिस कर दिया।
क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट, ए मतलब फिफ्थ का बी पार्ट या फोर्थ का बी पार्ट? सर फिफ्थ का। फिफ्थ का बी पार्ट। तो सर मैं फिफ्थ, अभी अभी गया था, मैंने बस ये वाला मिस करा, बी पार्ट। ये जो मैं लिख रहा हूँ यही मिस किया ना आपने? यस सर। हाँ, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। फर्स्ट पार्ट तो कर लिया आपने, ये तो क्लियर है। यस सर, ये क्लियर है। ये क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछता है? नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा है इसने। और लास्ट ये विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम होता क्या है? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस P2 माइनस P1, यही तो होता है चेंज इन मोमेंटम। तो यस इसमें कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, ट्रक या फिर कार? ट्रक या फिर कार? तो मैंने यहाँ लिखा कि इनिशियल मोमेंटम ट्रक का बताइए कितना होगा, और कार का बताइए कितना होगा। फिर बताइए फाइनल मोमेंटम क्या क्या है। फाइनल मोमेंटम ट्रक का क्या होगा और कार का क्या होगा, ये बताइए पहले। फाइनल मोमेंटम ट्रक का क्या होगा और कार का क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक m इंटू वी होगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार स्मॉल m इंटू वी होगा, क्योंकि मास हमने वहाँ छोटा लिया है, कार का मास कम है। और फाइनल मोमेंटम ट्रक का क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी ज़ीरो, यहाँ मास इंटू वेलोसिटी ज़ीरो। ओके, मास इंटू वेलोसिटी ज़ीरो। तो फाइनल तो दोनों का एक बराबर है। फाइनल क्या है, दोनों का एक बराबर है, देखो 0 0 हो गया। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम किसका ज़्यादा आएगा? जिसका इनिशियल मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा आएगा, क्योंकि फाइनल तो दोनों का एक बराबर ही है। तो ट्रक का ज़्यादा मोमेंटम आएगा ना यहाँ पर। चेंज इन मोमेंटम में ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, और इनिशियल मोमेंटम मास की वजह से ज़्यादा है। इनिशियल मोमेंटम मास की वजह से ज़्यादा है ना? यस सर। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम मोर इन ट्रक, चेंज इन मोमेंटम मोर इन ट्रक, चेंज इन मोमेंटम मोर इन ट्रक बिकॉज, क्यों? इट मास इज मोर देन मास ऑफ कार, इट्स मास इज मोर देन मास ऑफ कार। ओके, सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एक्सलरेशन। ग्रेटर एक्सलरेशन कौन एक्सपीरियंस करेगा, कार या ट्रक? कार या ट्रक? कार या ट्रक कौन एक्सपीरियंस करेगा? ग्रेटर एक्सलरेशन कौन एक्सपीरियंस करेगा, कार या ट्रक? कार या फिर ट्रक, कौन एक्सपीरियंस? इक्वल होगा। दोनों का एक्सलरेशन इक्वल होगा। देखो इन जनरल, सात्विक आपसे बात नहीं हो पा रही है, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल, या तो आप। सर आज मेरा ना सर थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, तो सर मैं सुन रहा हूँ, जब जवाब देना है तो मैं दे रहा हूँ। हाँ, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, ठीक है, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एक्सलरेशन, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम इंटू ए इन जनरल। जनरली हमने क्या पढ़ा है? F इक्वल टू एम बाय ए, एम बाय ए पढ़ा है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ F बाय एम इज इक्वल टू ए, ये तो कर सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ इसको। यस यस सर। सर। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यस सर। इसका मतलब तो यही है ना। यस सर। अब देखो ये ट्रक है और यहाँ पे कार है। ट्रक के केस में क्या होगा? ट्रक के केस में क्या होगा? F बाय कैपिटल M इज इक्वल टू ए,
ऑफ ट्रक, ए ऑफ ट्रक मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, कार के केस में एफ बाय स्मॉल एम इज इक्वल टू एक्सलरेशन ऑफ कार, एक्सलरेशन ऑफ कार। अब आप खुद सोचो कि ट्रक का मास ज़्यादा है और कार का मास कम है, तो एक्सलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ट्रक का मास ज़्यादा है सर क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो तो कार ट्रक का का एक्सलरेशन कम होगा, और इस केस में इसका मास कम है तो इसका एक्सलरेशन ज़्यादा होगा। क्यों, ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, क्यों कह पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ, जो ये जो फोर्स है ये दोनों ही केस में कांस्टेंट है, दोनों ही केस में क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स दोनों ही केस में कांस्टेंट है, तभी तो हम कह रहे हैं फोर्स इज कांस्टेंट। और ये हमने बताया फोर्स इज कांस्टेंट क्यों, बिकॉज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही तो बताया है कि दोनों का फोर्स जो है कोलिजन के समय पे इक्वल होगा, है ना। यस सर। हाँ, तो ये अब क्लियर हो गया ना कि किसका एक्सलरेशन ज़्यादा है, किसका एक्सलरेशन कम है, और क्यों ऐसा है, ये भी क्लियर है। यस सर। तो हम लिखेंगे एक्सलरेशन ऑफ कार इज ग्रेटर देन ट्रक, एक्सलरेशन ऑफ कार इज ग्रेटर देन ट्रक, और वो सेम आएगा बिकॉज द मास ऑफ कार इज लेस देन ट्रक, ठीक है। फोर्थ पार्ट, वाई इज कार लाइकली टू सफ़र मोर डैमेज देन अ ट्रक, वाई इज कार लाइकली टू सफ़र मोर डैमेज देन अ ट्रक, मोर डैमेज देन अ ट्रक, बताइए। कार सर वही ज़्यादा क्योंकि ट्रक सफ़र, का मास ज्यादा है। ज़्यादा सफ़र करेगी, क्यों। सर इसके अंदर तो इनर्शिया का भी हम हाँ, डाल मैं सकते एक हैं। लाइन लिख रहा हूँ पहले, फिर मुझे इसका आंसर आप बताना कि ये सही है या गलत है या कैसे भी है, ठीक है। मोमेंटम imparted by the truck to the car is more and hence car is likely to suffer, car is likely to suffer more damage, कार इज़ लाइकली टू सफ़र मोर डैमेज, क्योंकि जो मोमेंटम ट्रक के पास था वो ज़्यादा था और कार के पास मोमेंटम कम था, कार के पास मोमेंटम कम था। इस कारण से जब वो स्ट्राइक किया तो कार के ऊपर ज़्यादा इम्पार्ट हुआ मोमेंटम की वजह से और उसमें ज़्यादा डैमेज हुआ। और ये वाली लाइन ना मुझे वहाँ भी लिखनी चाहिए थी, ये वाली लाइन मुझे वहाँ भी लिखनी चाहिए थी जब एक इंसेक्ट आके विंड स्क्रीन पे आके टकरा गया था, है ना, ये ज़्यादा क्लियर है। मोमेंटम imparted by the truck to the car is more and hence car is likely to have more damage, car is likely to have more damage, is it okay, क्लियर है। तो हमने ये 5 क्वेश्चंस कर लिए, 5वें क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, ये 4 भी हमने कर लिए। कोई ऐसी डिफ़िकल्टी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी हो, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी हो किसी भी क्वेश्चन में मुझे बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 4 में से मेरे को डेल्टा पी का सर फॉर्मूला एंड ऑल तो आ गया, बट सर मेरे को पता था सर डेल्टा पी है क्या, मतलब सर मेरे को इतना नहीं आ रहा। डेल्टा पी होता क्या, ये पूछ रहे हो ना आप। यस सर।
अभी बताते हैं। सर मतलब मैंने उसका फॉर्मूला तो देख के मतलब सॉल्व कर लिया और याद कर लिया, बट वो समझ में आ गया कि डेल्टा पी है क्या, बट ये नहीं आया कि डेल्टा पी क्यों आपने बताया पहली बार ही तो बताया है डेल्टा पी, यस सर, है ना। यस चलो मैं सर, बताता हूँ कि डेल्टा पी क्यों क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। होता क्या है कि देखो मैंने लिखा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यही तो होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस यस इनिशियल वेलोसिटी। तो यस इस चेंज इन वेलोसिटी का जो शॉर्ट फॉर्म है, जो लिखने का शॉर्ट तरीका है, वो है डेल्टा वी। डेल्टा वी इसका मतलब ये होता है v2 माइनस वी1, और v2 का मतलब है फाइनल, v1 का मतलब है इनिशियल। तो मैं ऐसे भी एग्जाम में लिखा आता है a इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी, डेल्टा वी बाई टी, डेल्टा वी बाई टी, वी बाई टी, ऐसा भी लिखा आता है। तो ये भी एक्सलेशन का फॉर्मूला हो गया। ये डेल्टा वी क्या है, एक डिनोशन है कि आप फाइनल वाले से इनिशियल वाले को घटा रहे हो। अब मैंने डेल्टा पी लिखा, तो डेल्टा पी का मतलब है P2 माइनस P1। डेल्टा टी लिखा तो इसका मतलब है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, सिंपल है। तो ये एक मतलब फर्स्ट टाइम डिनोट कर रहे हैं ना इसको शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन को H से सिंबल से बताते हैं, सेम ऐसे ही ये सिंबल है डिनोट का, कि इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना सिग्मा, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो यस सर, हाँ, ये इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, और इसमें कोई चक्कर नहीं है, कुछ और चक्कर नहीं है कि इसको हम कैसे करें। क्लियर है? यस सर, तो इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा क्यों लिखा और क्या लिखा। ये तो फर्स्ट टाइम लिखा ना, इसलिए आपको लगा ऐसा, फर्स्ट टाइम लिखा इसलिए आपको ऐसा लगा कि क्या है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, मैं अभी उसको क्लियर कर दूंगा, फिर आगे